Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. But today we are going to discuss how to write a review. We are going to share some basic tips with you कि review किस तरह लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि review writing है क्या। What is review writing? Review is a written response to a book, movie, story or any piece of literature. Review किसी भी book, मूवी, स्टोरी या किसी और पोइम वगैरह को पढ़ने के बाद उसके बारे में अपनी ओपिनियन देने का नाम है। यानी आपको कोई बुक दी जाती है और आपको कहा जाता है कि उसको अच्छी तरह से पढ़िए और फिर उसके बारे में अपनी ओपिनियन दीजिए, अपनी राय दीजिए कि आपको ये कैसी लगी, तो उसको रिव्यू कहते हैं। दिस इज़ अ वे यू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। A review looks for critical details. किसी भी रिव्यू में critical details को गौर से देखा जाता है। किस तरह से लिखा गया है, किस तरह की कैरेक्टराइजेशन है, क्या स्टोरी थी, क्या प्लॉट लाइन था, ये सारी चीज़ें एक एक करके आपको बताएंगे कि ये कैसे हमने रिव्यू में डिस्कस करनी है। You have to state your opinion or judgment and support it. आपने सिर्फ अपनी ओपिनियन देनी नहीं होती बल्कि अपनी ओपिनियन को सपोर्ट भी करना होता है by giving arguments कि आपने ये ओपिनियन अगर दी है तो इसके पीछे रीज़न क्या है, और जाहिर है कि वो रीज़न आप उस स्टोरी में से ही देते हैं। In your classroom you will be given a familiar story to review for the first time. You will be given a familiar story because writing a review on a new story would be a little difficult for you at this stage. क्लास में ये एक्टिविटी करने से पहले ज़रूरी है कि आप ये वीडियो अच्छी तरह पूरी तरह देख लें ताकि आपको पता हो कि आपने लिखना कैसे है। लिखने से पहले you should know how to read for writing a review. एक प्लेजर रीडिंग होती है जिसमें आप सिर्फ मज़े के लिए कोई स्टोरी पढ़ते हैं, और एक क्रिटिकल रीडिंग होती है जिसमें आपको पढ़ने से पहले बता दिया जाता है कि आपने इस स्टोरी के ऊपर रिव्यू लिखना है। तो रीड द प्रेफेस, ब्लर्ब ऑफ द बुक और द पीस ऑफ वर्क बिफोर द रियल टेक्स्ट रीडिंग। ज़रूरी है कि आप इंग्लिश की कोई भी बुक ख़रीदने जाएं तो उसकी बैक पे ब्लर्ब दिया होता है। ब्लर्ब का मतलब है उसके बारे में मुख्तलिफ ओपिनियंस दी होती हैं। वो ओपिनियन ज़रूर पढ़िए क्योंकि वो ओपिनियन राइटर ने खुद चूज़ की होती हैं, और जाहिर है जिसने स्टोरी लिखी है उसको सबसे ज़्यादा पता है कि उस स्टोरी की वर्थ क्या है। जब वो अपनी स्टोरी के बारे में खुद बता रहा है तो उसके पढ़ने से हमें बहुत सारा आइडिया हो जाता है। Keep a pen and notebook with yourself. Highlight important points, passages and quotes. ये हाईलाइट करना आपको आगे चल के हेल्प देगा। अगर तो कोई छोटी सी शॉर्ट स्टोरी हो तो उसको तो दोबारा भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन जब हम मोटे बड़े नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं और फिर उन पर रिव्यू लिखते हैं तो उनको दोबारा पढ़ना काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो इसलिए साथ साथ हाईलाइट करना हमेशा बहुत हेल्पफुल रहता है। और नोटबुक में आप साथ साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं कि कौन सी जगह आपको अच्छी लगी। When you ask yourself about your favorite place in the story and then you write it down, you jot it down on a notebook, it helps you in future. साथ साथ अपने favorite point, favorite characters लिखते जाइए तो ये चीज़ें आपको आखिर में बहुत हेल्प करेंगी। Think about characters and stories, weaknesses and strength. You have to write about both the things, not only the positive points but also the negative points. Weakness और strength दोनों लिखी होनी चाहिए एक अच्छे critical review में। A standard review comprises of 4 paragraphs. आमतौर पर एक रिव्यू में 4 पैराग्राफ होते हैं, लेकिन आपके लिए जो कि अभी स्टूडेंट हो and you are in the learning process, 2 mini paragraphs of 5 to 6 sentences each only for now would be very helpful. To begin with, अगर आप 2 पैराग्राफ्स लिख लें और हर पैराग्राफ में 5 से 6 सेंटेंसेस हों तो ये काफ़ी हैं। Now, scaffold for penning a review. What do we actually write when we are writing a review? ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को परेशान करता है। ये तो आपको बता दिया कि 2 पैराग्राफ्स होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट चीज़ होती है हुक,
और हुक क्या है? हुक उस फर्स्ट सेंटेंस का नाम है जो कि अटेंशन ग्रैबर होता है, रीडर के लिए अटेंशन कैचर होता है। ये सेंटेंस बहुत केयरफुली लिखा जाना चाहिए और ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि इसको पढ़ने के बाद रीडर आपका लिखा हुआ रिव्यू पढ़ना चाहे। ये हुक सिर्फ रिव्यू राइटिंग में ही नहीं होता, बल्कि ये एसे राइटिंग में भी ज़रूरी है, ये स्टोरी राइटिंग में भी ज़रूरी है। बाकी टाइप्स ऑफ राइटिंग जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे कि हुक कोई कोटेशन हो सकती है, कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई बहुत मज़े का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है जिसमें आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन हुक ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद रीडर चाहे कि इस पीस ऑफ राइटिंग को मैं ज़रूर पढ़ूं, यानी जो आपने रिव्यू लिखा है उसको रीडर पढ़ना चाहे। हुक का मकसद यही होता है कि रीडर की अटेंशन कैच करना। हुक के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है साइटेशन। नाउ व्हाट इज साइटेशन? साइटेशन का मतलब ये है कि आपने जो स्टोरी पढ़ी है, जिसका आप रिव्यू लिख रहे हैं, उसका टाइटल, उसका जॉनरा और उसका ऑथर, ये तीनों चीज़ें आपने अगले जुमले में बतानी है। टाइटल के बारे में तो आपको अच्छी तरह पता है कि टाइटल क्या होता है। कोई शॉर्ट स्टोरी है, कोई नॉवल है, कोई पोएम है, तो उसका टाइटल बताइए कि द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज डैश डैश डैश। ऑथर के बारे में भी आपको मालूम है कि ऑथर लिखने वाला होता है और वो भी आप आराम से बता सकते हैं। नाउ व्हाट इज जॉनरा? दिस माइट बी अ न्यू वर्ड फॉर यू। इसकी स्पेलिंग में जी आता है लेकिन इसको हम प्रोनाउंस जॉनरा करते हैं। जॉनरा को उर्दू में सिन्फ कहते हैं कि कौन सी सिन्फ से ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर ये शॉर्ट स्टोरी है, नॉवल है, नोवेला है या पोएम है या कोई ड्रामा है। क्या चीज़ है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, कौन सी चीज़ है जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं। तो हुक के फौरन बाद साइटेशन का नंबर आता है जिसमें आपने टाइटल, जॉनरा एंड ऑथर के बारे में बताना होता है कि इस पोएम का या इस शॉर्ट स्टोरी का टाइटल क्या है, ये पोएम है, लॉन्ग पोएम है, शॉर्ट पोएम है, ऑथर कौन है, ये डिटेल्स आपने सेकंड नंबर पर सेकंड सेंटेंस में देनी होती हैं। उसके बाद जी थर्ड पॉइंट आ जाता है विच इज द सेंट्रल आइडिया और द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ योर रिव्यू। इस नॉवल को या शॉर्ट स्टोरी को पढ़ने के बाद आपके जहन में क्या ख्याल आया कि इसका मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वही मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट या इम्पॉर्टेंट थीम जब आप लिख देते हो तो उसको हम सेंट्रल आइडिया या थीसिस स्टेटमेंट का नाम देते हैं। द फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेटिंग। कोई भी स्टोरी मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ टाइम पीरियड के बारे में लिखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप जो स्टोरी पढ़ रहे हैं वो मार्स पर लिखी गई है या मार्स की कोई स्टोरी सुना रही है, या वह अफ्रीका के जंगलों की कोई स्टोरी सुना रही है, या उसमें किसी कॉकरोच की बायोग्राफी है, या आप किसी टूटे हुए चप्पल की कहानी पढ़ रहे हैं। तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं और टाइम और प्लेस हर रीडर जानना चाहता है कि अब जो स्टोरी मैं पढ़ने लगा हूँ वो किस टाइम में और किस प्लेस में लिखी गई है। लास्ट पॉइंट जो फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपने कवर करना होता है वो होता है स्मार्ट समरी। बट द स्मार्ट समरी शुड नॉट गिव अवे all the important secrets. Now what are the important secrets in a story? किसी भी स्टोरी में important secrets वो होते हैं जो उसके एंड में कंक्लूजन में होते हैं। रिव्यू को ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें सारी स्टोरी पता चल जाए, क्योंकि अगर सारी स्टोरी पता चल जाएगी तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा और जब सस्पेंस खत्म हो जाता है तो nobody wants to read that novel anymore। और रिव्यू का मकसद यही होता है कि बाकी लोग जो अभी इसके एक्सपेक्टेड रीडर हैं, हो सकते हैं वो कल परसों उस कहानी को पढ़ना चाहें, तो वो उनका सस्पेंस कायम रहे और वो इस स्टोरी को पढ़ें। तो ये आपने ख़ास जहन में रखना है कि आपने कंक्लूजन और सारी स्टोरी स्मार्ट समरी में नहीं बता देनी। स्मार्ट समरी का मतलब ये है कि आपने उसको इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को जॉट डाउन करना है, बट यू विल नॉट गिव अवे द कंक्लूजन, यू विल नॉट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, you will not tell about the ending because that will ruin the suspense of the reader and he or she would not be interested anymore। इसके बाद बारी आती है जी सेकेंड पैराग्राफ की। सेकेंड पैराग्राफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर व्यू पॉइंट ऑन द बुक, व्हाट यू थिंक ऑफ द स्टोरी।
अभी तक आपने वो डिटेल्स दी हैं जो उस बुक में मौजूद थी, अभी तक आपने अपनी ओपिनियन नहीं दी। अब आपने अपनी ओपिनियन देनी है कि आपको ये बुक कैसी लगी। यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग, यू फाउंड इट वेरी थ्रिलिंग, यू कुड नॉट पुट इट डाउन, इट वॉज अ कॉमेडी, अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ कॉमेडी, और इट वॉज अ ट्रेजेडी एंड इट इमोशनली इन्वॉल्व्ड यू। जो भी आप उसके बारे में कहना चाहते हैं वो आप सेकेंड पैराग्राफ के शुरू में कहेंगे। ये ओपिनियन देने के बाद फिर आप कैरेक्टराइजेशन के बारे में अपनी ओपिनियन देंगे। कैरेक्टराइजेशन का मतलब है कि उसके कैरेक्टर्स कैसे थे, उसमें आपको उन कैरेक्टर्स से सिंपैथी फील हुई या आपको उन पर गुस्सा आया, विशियस कैरेक्टर्स थे। कोट्स और रेफरेंसेस भी साथ साथ डालेंगे। कोट्स और रेफरेंस का क्या मतलब है कि आपने उन कैरेक्टर्स के नाम रिवील करने होते हैं, आपने उनके बारे में कोई ऐसी बातें बतानी होती हैं जो वाकई उस कहानी में हुई हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर हमने आपको कहा था कि रीडिंग करते हुए अपने पास एक पेन पेंसिल रखिए और हाईलाइट करते जाइए। तो वो कोट्स, शायद किसी कैरेक्टर का कोई जुमला आपको बहुत अच्छा लगा और आप कहना चाहें कि दैट सेंटेंस फ्रॉम दैट कैरेक्टर वाज सुपर्ब एंड इट रियली हिट मी हार्ड, उस कोट को आप वहां पर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी फेवरेट प्लेस और पॉइंट इन द स्टोरी वो बताते हैं। कोई ऐसा सस्पेंस का मोड आया वो बताइए। फिर उसके बाद नंबर 4 पॉइंट पर द अप्रोप्रिएट रीडर्स फॉर द बुक, व्हाई यू थिंक अदर्स वुड लाइक इट। कौन से यंगस्टर्स के लिए मुनासिब है, ओल्ड एज लोगों के लिए मुनासिब है, चिल्ड्रन के लिए मुनासिब है, एडल्ट्स के लिए मुनासिब है। ये चीज़ आप बताते हैं कि किस किस्म के रीडर्स उसको पसंद करेंगे, टारगेट ऑडियंस कौन है। इसी के साथ साथ चूँकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और बहुत दफ़ा हम थम्स अप या स्टार्स की बात करते हैं, तो देन यू गिव यू रिकमेंडेशन इन टर्म्स ऑफ स्टार्स और इन टर्म्स ऑफ थम्स अप। आप इसको 3 स्टार रेटिंग देंगे या 4 स्टार रेटिंग देंगे।